नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी उठ गए होंगे, सुबह के 5 बज गए हैं और आपका करंट अफेयर्स आपके सामने हाजिर है। आज तारीख है 7 मई। आज हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती है और फिलहाल एक इंपॉर्टेंट न्यूज सामने है और ये वर्ल्ड यानी कि विश्व जगत से ये न्यूज आपके सामने आ रही है। ईरान ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा, अभी तक हम रटते आए हैं कि रियाल जो है वो ईरान की मुद्रा है, लेकिन अब आपको एक नया नाम रटना पड़ेगा। ईरान ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को बदलने के लिए अपने सदन में जो प्रस्ताव था वो पारित कर दिया है और हाल फिलहाल वो प्रस्ताव भी पारित हो गया है। तो किससे बदला जाएगा, उसका नया नाम क्या होगा, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है अभी तक तो देर मत करिए, क्योंकि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो उसको शेयर कर दीजिए। बाकी मैं कहता तो रोज ही हूं, आप करते कितना हो वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो थोड़ा सा बस ट्रस्ट जो है, वो विश्वास है, हमारे तुम्हारे बीच में जो विश्वास का रिश्ता है उसको बनाए रखिए और आज जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहली जानकारी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी भारतीय नौसेना जो है उसने समुद्र सेतु नाम का एक अभियान शुरू किया है। अब ये समुद्र सेतु नाम का जो अभियान है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सी ब्रिज हो गया, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है? इसका मोटिव यह है कि कोविड-19 महामारी के दौरान कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेशों में फंस गए हैं और विदेशों में जो भारतीय नागरिक हमारे फंस गए हैं उनको वापस लाने का प्रयास शुरू किया गया। ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जो विदेशों में फंस गए हैं, उनकी नौकरी चली गई है। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अगर कंट्री देखा जाए इस मामले में, रोजगार के मामले में, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग यूएई जाते हैं या मिडिल ईस्ट में जाते हैं। तो ऐसे में वहां पर उनको श्रमिक टाइप का रोजगार मिलता है और अगर लॉकडाउन चल रहा है तो उनका रोजगार भी खत्म हो गया। और जब रोजगार खत्म हो गया तो ना तो उनके पास खाने के पैसे हैं, ना तो वहां पे रहने के पैसे हैं। ऐसे में वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार से गुहार लगा सकते हैं कि भाई हमें वापस बुला लो। तो इसके लिए अभी हाल फिलहाल भारतीय नौसेना जो सामने आई है वो मालदीव आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये लक्षद्वीप से नीचे जाएंगे तो आपको मालदीव मिलेगा। कोच्चि से ये 900 किलोमीटर समुद्री रास्ते पर पड़ता है और इस पूरे ऑपरेशन को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय से चलाया जा रहा है। समुद्र सेतु के ऑपरेशन चरण 1 के तहत भारतीय नौसेना के समुद्री जहाज जलस्वा और मगर, ये दो जहाजों के नाम हैं, जो शिप हैं उनके नाम है, इस समय मालदीव गणराज्य के माले बंदरगाह के रास्ते में है, जो 8 मई 2020 से निकासी अभियान शुरू करेंगे। पहले चरण में 1000 लोगों को भारत वापस लाया जाएगा, फिर उसके बाद बाकी की योजना बाद में देखी जाएगी। नेवी ने 2 शिप यूएई के लिए भी भेजे हैं, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के लिए भी भेजे हैं। और ये यूएई के लिए नेवी के आईएनएस शार्दुल गया है और आईएनएस एरावत को भेजा गया है। वैसे अभी यूएई का जो पोर्ट एंट्री की औपचारिकता है उसका भी फाइनल होना बाकी है, लेकिन इनको यहां से रवाना कर दिया गया, क्योंकि जब तक ये वहां पर पहुंचेंगे तब तक ऑनलाइन ये पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हाल फिलहाल इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है समुद्र सेतु अभियान। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो भारतीय बाहर फंस गए हैं उनको वापस लाया जा सके। नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है वर्तमान समय में हरदीप सिंह पुरी जी के पास है। कल उनका एक बयान मैं टीवी में देख रहा था, टेलीविजन में वो ये बोल रहे थे, ट्विटर के जरिए भी ये बयान देखने को मिल जाएगा आपको। उन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना भी इस तरह का कोई प्रोग्राम करेगी और हम अपने जो जहाज वगैरह हैं वो भी वहां पर भेजेंगे, यानी कि वायुयान भी भेजेंगे। लेकिन पहले हफ्ते जिन लोगों को वापस लाया जाएगा उनसे पैसे लिए जाएंगे वायुयान के किराए के तौर पर। क्यों? अगर पहले ही हफ्ते से इसको फ्री कर दिया गया तो बाद में भी सब फ्री आएंगे और मतलब जिनके पास पैसे हैं वो भी इसको भुगतान नहीं करेंगे। तो हाल फिलहाल हमें ये सिर्फ इतना याद रखना है कि समुद्र सेतु, भारतीय नौसेना के वर्तमान समय में जो मुखिया हैं वो हैं आपके करमवीर सिंह जी। एक और अच्छी खबर कश्मीर से आ रही है कि रियाज नाइकू का खात्मा हो गया है और ये जो ऑपरेशन चलाया है ये हमारे जेम्स बॉन्ड, जिसे भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं, अजीत डोभाल जो है वो प्रधानमंत्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ने कश्मीरी आतंकवादियों के खात्मे के लिए एक ऑपरेशन जैकबूट लॉन्च किया था। जैकबूट लॉन्च करने का जो मिशन था, आपको ने खबर सुनी होगी, बुरहान वानी का नाम आपने सुना होगा। बुरहान वानी को अभी कुछ साल पहले मार गिराया गया था और ऐसे में कश्मीर के जो युवा थे उनके अंदर बुरहान वानी को एज ए हीरो के तौर पर पेश किया गया था, जिसमें कश्मीर के जो भटके हुए युवा हैं वो
ऐसा समझने लगे थे कि वो एक हीरो है और उसके पीछे चलने की कोशिश करने लगे थे। बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद रियाज नाइकू को हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बना दिया गया था और बुरहान वानी से प्रभावित होकर कश्मीरी युवा आतंकी राह पर चल पड़े, तो इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। बुरहान के ग्रुप में 10 कश्मीरी थे जिनका पहले ही काम तमाम किया जा चुका था। हाल फिलहाल वो सभी खत्म हो गए हैं और बुधवार को रियाज नाइकू के मारे जाने के साथ ही ऑपरेशन जैकबूट जो है वो कंप्लीट हो गया है। नाइकू के सिर पर 12 लाख रुपए का इनाम था और आतंकवादी रैंक में शामिल होने से पहले नाइकू एक स्थानीय स्कूल में गणित के शिक्षक के रूप में काम करता था। 33 साल की उम्र में बंदूक उठाने से पहले उसे गुलाबों की पेंटिंग करने के शौक के लिए जाना जाता था। तो रियाज नाइकू के देखा जा रहा था कि ये जो पार्टी थी हिजबुल मुजाहिदीन का, ये जो कमांडर था, अब इनके नेतृत्व में, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि गांव वाले सब इनके फेवर में आने लगे थे। और फेवर में इसलिए आ रहे थे क्योंकि जो भी कश्मीर में अभी आतंकवादी पनप रहे थे वो सारे के सारे उनके आसपास के ही लड़के होते थे, तो वो फेवर में क्यों नहीं आएंगे, मजबूरी में ही उनको आना पड़ता था। कभी ये लड़कों के प्यार के चलते, कभी दबाव के चलते। तो इन लोगों ने वहां पर जो लोकल पुलिस वाले होते थे उनको परेशान करना शुरू कर दिया था, उनको एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनके घरों में जब तब ये दबिश देने लगे थे, तो उस वजह से एक डर का माहौल वहां पे व्याप्त हो रहा था। हाल फिलहाल ये जैकबूट जो है उसने ये काम कर दिया है कि वहां पर जो डर का माहौल हो रहा था वो खत्म कर दिया है। तो ये ऑपरेशन जो था ये अजीत डोभाल जी ने शुरू किया था। अजीत डोभाल के बारे में बोला जाता है कि ये 7 साल तक पाकिस्तान में खुफिया एजेंट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। पहले ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड हुआ करते थे, अभी हाल फिलहाल ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। अगली जानकारी है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा और इनको इस बार 2020 यंग कैरियर अवार्ड दिया गया है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा क्यों भाई इनका नाम पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है? नहीं, इनको 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड कौन देता है? यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार जो है वो सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा दिया जाता है। उन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है 2 आयामी यानी जिसे आप 2 डायमेंशनल वंडरवॉल मटेरियल के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं सिंपल कर देता हूं। केमिस्ट्री बड़ी ही अजीब चीज है। जब किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता तो उसको किसी ना किसी चीज का नाम दे दिया जाता है, जैसे कि वंडरवॉल फोर्स ऐसे वीक फोर्सेस होते हैं जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की तरह काम करते हैं। और जैसे आपने ग्रेफाइट मटेरियल का नाम सुना होगा, ग्रेफाइट के बारे में जो बॉन्ड बनते हैं ना तो उसको पूरी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि संयोजक बंध कहा जा सकता है, ना ही उनको पूरी तरह से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। उनको एक नया बॉन्ड नाम दिया गया, वो कहा जाता है वंडरवॉल बॉन्ड। तो वंडरवॉल बॉन्ड जो है ये आपके कार्बन जो होता है ना, कार्बन का जो ग्रुप होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो पूरा ग्रुप है वहां पर ये आपको देखने को मिलेंगे। और उसके आधार पर इन्होंने सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की और जो भी आपके प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी अपनाई गई है उसके आधार पर इन्होंने इसकी व्याख्या की है। और ये व्याख्या लगभग सटीक प्रतीक हो रही है। इसी वजह से आईआईटी बॉम्बे के सौरभ लोढ़ा को यंग कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी कुछ दिन पहले मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया था। वो दिया गया था आपके प्रोफेसर साक्य सिंह सेन को। किसको दिया गया था? साक्य सिंह सेन को। अगली जानकारी है, क्योंकि आज जो है 7 मई 2020 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती है। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के ही नहीं जबकि एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्हें 1913 में इनकी काव्य कृति गीतांजलि के नोबेल पुरस्कार दिया गया था एनजीएमए के संग्रह से। एनजीएमए का क्या मतलब है? एनजीएमए जो है वो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जिसे आप एनएमजीए भी कह सकते हैं। कोविड-19 की वजह से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो है वो अस्थायी रूप से बंद है। इस दौरान राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय अपने संग्रह की दुर्लभ कलाकृतियों को प्रस्तुत करने के लिए एनजीएमए के संग्रह से नामक एक वर्चुअल कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। ये कार्यक्रम एनएमजीए के प्रतिष्ठित संग्रहों से तैयार किए जाएंगे और विभिन्न साप्ताहिक और दैनिक विषयों पर आधारित होंगे। इस सप्ताह की जो थीम है वो है कलाकार और कलाकारों के द्वारा, यानी आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट। ये पूरा का पूरा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को समर्पित है क्योंकि इस हफ्ते ही उनकी जन्मतिथि पड़ रही है। इन वर्चुअल कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के माध्यम से कला प्रेमियों, कलाकारों, छात्रों, शिक्षकों आदि को अपने घरों से दुर्लभ कलाकृतियों को देखने का अवसर मिलेगा। तो आप भी इस पोर्टल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं।
फिलहाल राष्ट्रीय कला संग्रहालय जो है इसको बनाने का विचार सर्वप्रथम 1949 में आया, जिसके पश्चात 29 मार्च 1954 को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गणमान्य कलाकारों और कला प्रेमियों की उपस्थिति में देश के उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने औपचारिक रूप से एनएमजीए की स्थापना की थी, यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो हाल फिलहाल इसका एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इस बार इसकी जो थीम है वो रहेगा कलाकार कलाकारों के द्वारा, आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट, एनजीएमए के संग्रह से। अगली जानकारी है जहां दुनिया इसके मरने की राह देख रही है कि किम जोंग उंग जो है ये अगर अभी कुछ समय पहले तक, मतलब कुछ हफ्ते पहले तक इसके मरने की अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि ये खत्म हो गया है और इसकी डेथ हो गई है। लेकिन हाल फिलहाल रूस ने क्या कर दिया है, वर्ल्ड वॉर 2 यानी द्वितीय विश्व युद्ध की संस्मरण के तौर पर किम जोंग उनको अवार्ड दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मन जीत के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल में सम्मानित किया है। अगर आप थोड़ा सा इतिहास देखेंगे तो जिससे भी अमेरिका चिढ़ता रहा है, रूस ने हमेशा उसको सपोर्ट किया है। और आप यहाँ पे थोड़ा सा राजनीतिकरण भी देख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं थी कोविड-19 के दौरान, मुझे लगता है कि इस तरह का कोई मेडल या अवार्ड देने की। तो उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल उत्तरी कोरिया क्षेत्र में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है, क्योंकि उन्होंने सोवियत सैनिकों की स्मृति को वहां पर संरक्षण प्रदान किया है। ये अच्छी बात है और इसके लिए उनकी जो भूमिका रही है उसके लिए सम्मानित किया है। रूस ने साल 2019 में किम को 9 मई 2020 को 75वीं वर्षगांठ के समारोह की सैन्य परेड में भाग लेने के लिए मॉस्को आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन यह पुरस्कार उत्तर कोरिया में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर मासोगारा द्वारा उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सोन गोन को प्रदान किया गया है। तो 9 मई को जाना था लेकिन जाएंगे नहीं, तो 9 मई 2020 को उनको बुलाया गया था कि भाई आइएगा और सैन्य परेड में भाग लीजिएगा। तो हाल फिलहाल किसको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध मेडल दिया है या मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति के संरक्षण करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 मेडल से सम्मानित किया है। तो वो है किम जोंग उन। अगली जानकारी है एक बैम्बू कॉन्क्लेव जो है वो अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। ये खबर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि भारत में लगभग 2,30,000 माफी चाहूंगा 2,30,00,000 अगरबत्तियां हर साल प्रयोग में लाई जाती हैं और इनसे जो रेवेन्यू कैलकुलेट होता है वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कैलकुलेट होता है। ये एक आंकड़ा है जो एमएसएमई की साइट पर है। तो अब ये हो रहा है कि ये जो भी पैसा है और फिर भी जो भारतीय है वो बहुत सारी अगरबत्तियां, भारतीय मार्केट में बहुत सारी अगरबत्तियां ताइवान से आती है, चाइना से आती है। तो ऐसे में ये लगा कि ये भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर भारत में ही अगरबत्तियां बनाई जा सकती हैं। तो इसके लिए बैम्बू की जरूरत थी, यानी बांस की जरूरत थी। अब अगर देखा जाए तो आपका जो मैक्सिमम बांस का प्रोडक्शन होता है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से होता है, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों से होता है। ऐसे में इन यहाँ पर उसके प्रचार प्रसार के लिए एक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है और हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बांस कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्र के हितधारकों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा संबोधित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि कोविड के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बांस महत्वपूर्ण है और साथ ही यह भारत को अपने बांस संसाधनों की सहायता से आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने का अवसर भी प्रदान कर सकता है। तो नेशनल बैम्बू मिशन भी लॉन्च किया गया था 2018 में, ताकि इस सेक्टर पे काम किया जा सके और इस सेक्टर का जो रेवेन्यू बाहर जा रहा है, किसी और देश में जा रहा है, वो हमारे देश में वापस आ सके। इसके अलावा जितेंद्र सिंह ने इस क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी की व्यवहारिकता के साथ साथ बांस निर्माण और व्यापार को भी बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया था। तो हाल फिलहाल बैम्बू कॉन्क्लेव जो है ये कहाँ आयोजित किया गया, ये आपको उत्तर पूर्वी राज्यों में आयोजित किया गया उसके विकास के लिए। हाल फिलहाल इसको आयोजित किया था केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अगली जानकारी है, अब हमारी न्यूज फटाफट चलते हैं और ये है ईरान के बारे में बात कर रहे हैं।
माफी चाहूंगा क्योंकि कल थोड़ा सा इंटरनेट का इशू रहा है, जिस वजह से कई सारी न्यूज जो है वो आपकी इंग्लिश में ही रह पाई, क्योंकि नेट काफी स्लो था और काम करने में दिक्कत आ रही थी। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि ईरान जो है वो अपना करेंसी चेंज करने जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ईरान में जो वर्तमान समय में $1 जो है वो 15,600 रियाल के बराबर है, और ऐसे में वो अपनी करेंसी का 4 जीरो कट करने जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अब एक नई करेंसी सामने आने वाली है और उसका नाम होगा तोमान। तोमान, एक तोमान जो होगा ये 10,000 रियाल के बराबर होगा, और इस तरीके से आप एक नई करेंसी आपको ईरान के मार्केट में दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि ये अभी से शुरू किया जा रहा है, 2008 से जो है ईरान ये कोशिश कर रहा है कि अपनी करेंसी को चेंज कर ले, ताकि डॉलर के मुकाबले उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत बनी रहे। लेकिन बाद में देखा गया कि करेंसी में उछाल आ गया, ईरान अपने तेल वगैरह से, स्रोतों से, और फिर वो समझौता भी हो गया उनके बीच में, परमाणु समझौता भी हो गया। तो इसके बाद से उसकी करेंसी फिर से ग्रो करने लगी थी। लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका ने बहुत सारे ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसकी वजह से ईरान की जो करेंसी है वो बहुत तेजी से डाउन हो रही है। वर्तमान समय की बात करें तो $1 है वो 15,600 रियाल के बराबर है, और ऐसे में ईरान की जो करेंसी, यानी अगर आप $1 ईरान में खर्च करेंगे तो आपको 15,600 रियाल मिलेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो ईरान की जो करेंसी है वो डिवैल्यूएट ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने उसका नाम बदल दिया है। एक तोमान जो होगा वो 10,000 रियाल के बराबर होगा, यानी कि वो इससे 4 जीरो कट करने वाले हैं, ये हो जाएंगे 4 जीरो कट, इसीलिए इसको बोला गया। फिलहाल ये संसद में पेश हो गया है, मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी इसको अब्दुल्ला खमनेई के पास भेजा जाएगा और वही इसे बताएंगे। मतलब उस पर जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद ही ये कोई भी जो प्रावधान है वो चर्चा में आता है, कोई भी प्रावधान जो है वो चलन में आता है। तो ये करेंसी बाद में ही चलन में आएगी जब उस पर खमनेई जी जो है वो हस्ताक्षर कर देंगे। अगली जानकारी है, श्री राम वेंकट रमन जो है ये फ्लिपकार्ट के नए मुख्य वित्त अधिकारी चुने गए हैं। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने श्री राम वेंकट रमन को अपने फ्लिपकार्ट कॉमर्स के तत्काल प्रभाव से नया मुख्य वित्त अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। वेंकट रमन एमिली मैकनील का स्थान लेंगे। फ्लिपकार्ट कॉमर्स में कंपनी के फ्लिपकार्ट और मिंत्रा दोनों ही शामिल है, यानी कि फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पहले अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये दोनों एक हो गए हैं और फ्लिपकार्ट कॉमर्स के नाम से बिजनेस कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में श्री राम वेंकट रमन फ्लिपकार्ट के सीएफओ यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी हो जाएंगे। अगली जानकारी है, हिमाचल प्रदेश ने निगाह स्कीम लॉन्च की है। निगाह का मतलब आप समझते हैं नजर। तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य सरकार है उसने निगाह नाम की एक स्कीम लॉन्च की है, ताकि ये ऑब्जर्व किया जा सके कि लोग अपने आप को प्रॉपरली सैनिटाइज कर रहे हैं, और परिवारों को इस बारे में जागरूक करना कि अगर कोई भी बाहर स्टेट से आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का इफेक्टिवली पालन करे, क्योंकि अब लॉकडाउन लगभग खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि हम पूरी जिंदगी तो लॉकडाउन में नहीं रह सकते, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, और ऐसे में सैनिटाइजेशन, अपनी सुरक्षा अपने हाथ ही करनी होगी। सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब हमें पालन करना होगा। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है निगाह नाम का एक योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, ताकि जो इम्यूनिटी है उसको आयुर्वेद के जरिए, यानी कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको आयुर्वेद के जरिए बढ़ाया जा सके। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, और ये जो है ये हेल्थ रिलेटेड टिप्स देगा, साथ साथ आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताएगा और कोविड-19 महामारी के बारे में भी आपको बताएगा। तो ये ऐप जो है ये 5 मई को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 2020 का युवा कैरियर पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? सौरभ लोढ़ा ने। क्यों दिया गया है? वांडरवाल फोर्सेस के आधार पर इन्होंने कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो भी उस पर बेस्ड ट्रांजिस्टर हैं उसकी क्रियाविधि की व्याख्या की है। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने शुरू किया है? भारतीय नौसेना ने। अभी हाल फिलहाल मालदीव और यूएई से लोग लाए जा रहे हैं। किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। जयराम ठाकुर जो है वो आपके मुख्यमंत्री हैं, बंडारू दत्तात्रेय जो है वो आपके गवर्नर हैं। कल हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बहुत कुछ बताया था। किस मोबाइल ऐप का उद्देश्य भारत की योग और आयुर्वेद की प्राचीन विधा के माध्यम से लोगों को अपने प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए नुस्खे लोगों तक पहुंचाने में मदद करना है? तो वह है आयुष कवच ऐप। ये किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस देश के राष्ट्रपति ने नाजी जर्मन जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको उनके स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? तो वह है रशिया के राष्ट्रपति। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने अपने संग्रह की दुर्लभ कलाकृतियों को प्रस्तुत करने के लिए एनजीएमए के संग्रह से नामक एक वर्चुअल कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें साप्ताहिक और दैनिक विषय आधारित होंगे। इस सप्ताह इसकी थीम क्या रखी गई है?
कलाकारों के द्वारा, आर्टिस्ट बाई आर्टिस्ट। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री कौन है? वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने अभी हाल ही में एक बैम्बू कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है। ईरान अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को रियाल से किसमें बदलने वाला है? तोमान से। एक तोमान की वैल्यू $10,000 रियाल होगी। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने किसको अपना सीएफओ बनाया है, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया है? तो वह है श्रीराम वेंकट रमन। अजीत डोभाल किस ऑपरेशन के अंतर्गत आतंकवादी रियाज नायकू को मार गिराया गया है? तो वो है ऑपरेशन जैकपॉट। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। तो अजीत डोभाल के किस ऑपरेशन के तहत अंतर्गत आतंकवादी रियाज नायकू को मार गिराया गया है? तो वो है ऑपरेशन जैकबूट। ऑपरेशन संजीवनी जो है ये भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया था मालदीव को दवाएं पहुंचाने के लिए अभी कोविड-19 के दौरान। ऑपरेशनल ट्राइडेंट जो है ये भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था 1971 में, 1971 में, जब पाकिस्तान की एक पनडुब्बी भारत में जली सीमा में घुसने की कोशिश कर रही थी, तो इस अभियान के तहत उस पनडुब्बी को नष्ट कर दिया गया था। ऑपरेशन मेघदूत जो है ये 1984 में सियाचिन ग्लेशियर के कब्जे से संबंधित है, 1984 में किया गया। ऑपरेशन जैकबूट जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 2020 के युवा कैरियर पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो वो है सौरभ लोढ़ा। क्यों प्राप्त किया है? ताकि इन्होंने वंडरवॉल फोर्सेस के आधार पर सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनने वाले ट्रांजिस्टर की व्याख्या की है। किस देश के राष्ट्रपति ने नाजी जर्मन जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल में सम्मानित किया है? तो वह रशिया के राष्ट्रपति, क्या नाम है उनका? व्लादिमीर पुतिन। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने शुरू किया है? इंडियन नेवी ने। किस राज्य सरकार ने निगाह नाम की योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किस मोबाइल ऐप के जरिए आयुर्वेद के जरिए लोगों तक अपने प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए नुस्खे पहुंचाए जाएंगे? तो वह है आयुष कवच है। अब किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री कौन है? तो वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने अभी हाल ही में एक बैम्बू कॉन्क्लेव यानी कि बांस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने अपने संग्रह की दुर्लभ कलाकृतियों को प्रस्तुत करने के लिए एनजीएमए के संग्रह से नामक एक वर्चुअल कार्यक्रम शुरू किया है। इस सप्ताह इसकी थीम क्या रहने वाली है? इस सप्ताह इसकी थीम रहने वाली है आर्टिस्ट बाई आर्टिस्ट। ईरान ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को किसमें बदलने की बात की है? तो वो है तोमान। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने अपने फ्लिपकार्ट कॉमर्स का किसे मुख्य वित्त अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया है? तो उनका नाम है आपका वी बालाकृष्णन, सॉरी श्रीराम वेंकट रमन, माफी चाहूंगा, श्रीराम वेंकट रमन। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना सभी लोग।